MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2022 मार्च क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों की चर्चा कीजिए। मतलब जो दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं उनको हम आसियान भी बोलते हैं, उनके साथ उन भारत के संबंध कैसे हैं। जो दो दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट साइड में जितने भी देश हैं एशिया में, तो उनका भारत के साथ कैसे संबंध रहा है वो बताना है। आंसर है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। शीत युद्ध क्या था? जब आपस में युद्ध तो नहीं होता लेकिन सब एक दूसरे के बारे में बुराई सोच रहे थे, एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे अंदर ही अंदर, मतलब कुछ इस तरह की चालें चल रहे थे, तो शीत युद्ध था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का आसियान देशों के साथ सहयोग का मुख्य मुद्दा आर्थिक पक्ष रहा। जब आसियान देशों के साथ जो संबंध बने भारत के, उनका जो बेस था वो बेस था आर्थिक पक्ष, मतलब वो फाइनेंशियल रूप से एक दूसरे से रिलेटेड हुए, क्योंकि भारत हस्तक्षेप की नीति के कारण इनके आंतरिक राजनीतिक मामलों में कम दखल देता था। मतलब भारत ने तो हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, वो किसी की भी आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसीलिए इन देशों के आंतरिक मामलों में उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। ये देश द्वितीय महायुद्ध के बाद से साम्यवाद और पूंजीवाद के संघर्ष के क्षेत्र रहे हैं, लेकिन वहां पर जब दूसरा महायुद्ध खत्म हो गया तो वहां पर साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष चालू हो गया, जिसको भी शीत युद्ध का नाम भी दिया गया था। इसीलिए इन क्षेत्रों पर पूंजीवादी सभ्यता का अधिक प्रभाव पड़ा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगी, मतलब जो पूंजीपति लोग हैं उनका देश पर ज्यादा अधिकार होगा, ज्यादा हक होगा, उन्हीं के बनाए हुए कानून चलेंगे, वो पूंजीवादी सभ्यता है। भारत समाजवादी सिद्धांतों का समर्थक था। भारत में क्या था? जो समाज के लिए हितकर होगा वो कार्य किए जाएंगे, तो समाजवादी सिद्धांतों का समर्थक था। इसलिए यहाँ पर समाजवादी विचारधारा के कारण राष्ट्रीयकरण पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, और आसियान के देश पूंजीवादी विचारधारा के रहे हैं, इसीलिए भारत का इन देशों से कम संबंध रहा है। मतलब ज्यादा उनकी दोनों की सोच ही अलग है, इसीलिए आपस में इनका संबंध ठीक नहीं रहा। मतलब ऐसा भी कुछ खराब भी नहीं रहा तो कुछ ठीक भी नहीं रहा। रूस के बिखराव एवं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति का भारत ने अनुसरण किया, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, उदारीकरण मतलब जो देश पिछड़ गए हैं, जिन देशों में ज्यादा प्रॉब्लम्स है उनका साथ देना, वो है उदारीकरण। जिस नीति का अनुसरण भारत ने किया, भारत ने उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तब आसियान देशों को भारत में केवल 6% का निर्यात होता था उस टाइम पे। उससे पहले जो भी आसियान देशों से जो निर्यात मतलब जो एक्सपोर्ट होता था वो केवल 6% होता था। आसियान के कुल विश्व व्यापार के 1% से भी कम था, लेकिन जो पूरे विश्व के व्यापार का अगर लगा ले तो वो 1% से भी कम था। जो 6% निर्यात होता था, जो 6% एक्सपोर्ट होता था, वो पूरे विश्व के 1% से भी कम था। शीत युद्ध के बाद आसियान और भारत के बीच निर्यात की पद्धति का विकास हुआ। जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। भारत के लघु और मध्यम उद्योगों का सॉफ्टवेयर विकास और ढांचागत क्षेत्रों का विकास, विद्युत उत्पादन और परिवहन के क्षेत्र भारत की विशेषज्ञता के चलते आसियान के देश भारत की ओर आकर्षित हुए। अब भारत क्या था? भारत के अंदर छोटे छोटे उद्योग ग्रो कर रहे थे, सॉफ्टवेयर में हम डेवलपमेंट कर रहे थे, जो हमारा जो ढांचागत क्षेत्र था, जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इम्प्रेसिव था, हमारा स्ट्रक्चर जो था वो इम्प्रेसिव था, वो विकास कर रहा था। विद्युत उत्पादन और परिवहन के क्षेत्र में जो हमारी विशेषज्ञता थी, जो हमारी विशेषज्ञता थी, उसी की वजह से जो आसियान के देश थे वो हमसे आकर्षित हुए, हमारी तरफ इंटरेक्ट किया उन्होंने। दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं के कुछ क्षेत्रों की वृद्धि क्षेत्र के अंतर्गत योजना में शामिल कर लिया गया। फिर वो भारत की ओर आना शुरू हुए, उन्होंने यहाँ संबंध बनाने का प्रयास किया। इसमें अंडमान और इससे संबंधित सभी टापुओं पर बसे लोगों को सम्मिलित किया गया। अंडमान और उससे रिलेटेड जितने भी टापू बने हैं, वहाँ पर जितने लोग रहते थे उन सबको इन्वॉल्व किया गया। यह योजना बहुत बड़ी है और इस योजना के अंतर्गत बहुत से देश आ जाते हैं। अभी इस योजना को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है, मतलब अभी इसको लागू नहीं किया गया, परंतु भविष्य में इसे व्यावहारिक रूप दिए जाने की संभावना है। हो सकता है फ्यूचर में ये काम करने लगे। भारत और आसियान के बीच व्यापार के क्षेत्र में विकास और निवेश से दोनों देशों के बीच विश्वास का प्रमाण मिलता है। अब हमारे उनसे जो संबंध बने शीत युद्ध के पश्चात, व्यापार और निवेश, इन्वेस्टमेंट के और बिजनेस के लिए हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, और ये आशा की जाती है कि आने वाले समय में इसका विकास होगा, ये डेवलप करेगा। भारत की थाईलैंड के साथ व्यापार से बहुत प्रगति हुई है। जब हमने थाईलैंड से व्यापार करना शुरू हुआ तो उससे भारत को बहुत फायदा हुआ और व्यापार प्रतिवर्ष लगभग $1 अरब तक पहुंच गया है। भारत थाईलैंड को रत्नों समेत अब माणिक, हीरा, पन्ना तथा यूरिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद भेजता है। हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। तथा भारत थाईलैंड से उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि की दालें तथा रबर, पटसन और अन्य सामानों को आयात करता है, वो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं? माणिक, हीरा, पन्ना, यूरिया और अलग अलग रासायनिक खाद हम खाद वहां भेजते हैं,
और वहाँ से इंपोर्ट क्या करते हैं, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर की दाल और रबर, पटसन, बाकी सामान हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। 1994 में भारत ने मलेशिया के साथ 77.2 करोड़ डॉलर का व्यापार किया था। यह लगभग 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब 1994 में हम जब उसके साथ व्यापार किया तो हमने 77.2 करोड़ डॉलर का व्यापार किया, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया, 1.5 अरब डॉलर हो गया है। भारत मलेशिया से पेट्रोल, परिष्कृत रबर, तांबा, पीतल आदि धातुओं का आयात करता है तथा मलेशिया को गृह निर्माण की वस्तुएं जैसे कपड़े तथा रुई एवं ऊन के धागे, रसायन की सामग्री, औषधि निर्माण की प्रणाली आदि निर्यात करता है। वो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। कभी कभी फल एवं सब्जियों का भी निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट और आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। भारत का सिंगापुर के साथ व्यापारिक संबंध 440 करोड़ डॉलर का था। अब सिंगापुर के साथ देखें तो हमारा जो व्यापारिक संबंध था वो 444 करोड़ डॉलर का था। इसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भारत की उदारवादी नीति ने इसे पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया है। हमने जो उदारवादी नीति अपनाई है उससे क्या होगा, ये संबंध बढ़ेगा, ये जो बिजनेस है और बढ़ेगा। इसी कारण व्यापारिक संबंध जो पहले 440 करोड़ था, 440 करोड़ था, वो 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का हो गया है। इस प्रकार की व्यापारिक वृद्धि 10% की दर को स्पष्ट करती है। मतलब हमने जो व्यापारिक वृद्धि की है, जो हमने जो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी की है, 10% का इंक्रीमेंट किया है। भारत सिंगापुर से बहुत सी सामग्रियों का आयात करता है। भारत जो है सिंगापुर से आयात करता है, मतलब वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। सिंगापुर एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी रूप से विकसित देश है। भारत सिंगापुर से तकनीकी और इंजीनियरिंग का सामान, तेल से संबंधित वस्तुएं, दूर संचार के उपकरण, कम्युनिकेशन के लिए जैसे मोबाइल फोन वगैरह, ये सब चीजें, रासायनिक पदार्थ, पाम ऑयल, अच्छे किस्म के शीशे आदि मंगाता है। मतलब वहां से हम इंपोर्ट करते हैं सारी चीजों को। और जूट, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कपड़े, मसाले, चाय, रसायन के सामान आदि वस्तुओं का निर्यात करता है और इन सब चीजों को हम वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। अलग अलग देशों के बारे में बता रहा है हमने, किस प्रकार के हमारे संबंध थे और हमने कितना डेवलपमेंट करी है और वहां से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार के संबंध है उसके अंदर। तो पहला जो हमने किसका किया था, पहला हमने किया था भारत और आसियान देश में जो सबसे पहला था वो था थाईलैंड के साथ कैसे संबंध थे और कितना हमने डेवलपमेंट किया, उनको क्या क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे मलेशिया के साथ क्या संबंध था, वहां से क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं और कितना डेवलपमेंट किया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे सिंगापुर।